Hello everyone. This is part 7 of Issue and Forfeiture of Share, Chapter 1 of Corporate Accounting. लास्ट वीडियोस में मैंने ESOP के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो ESOP से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ये है एग्ज़ाम्पल। ये थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन से अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय कंपनी आर अवेलेबल। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कवर्ड, इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ कवर्ड हो रहे हैं वो 525 है। ग्रांट डेट 1 अप्रैल 2008 है। नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड पर एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को हम 100 ऑप्शन देते हैं। और वेस्टिंग कंडीशंस क्या हैं कि 3 इयर्स की कॉन्टीन्यूस एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। नॉमिनल वैल्यू पर शेयर 100 की है। एक्सरसाइज प्राइस पर शेयर 125 का है। मार्केट प्राइस पर शेयर 149 का है। जो वेस्टिंग डेट है वो 31 मार्च 2011 है और एक्सरसाइज डेट 31 मार्च 2012 है। फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पर 30 रुपीज़ की है। कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। आपको जो ग्रांट डेट गिवन थी वो 1 अप्रैल 2008 थी, ठीक है, और जो वेस्टिंग डेट है वो 31 मार्च 2011 है। तो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहला तो 31 मार्च को क्या पोजीशन थी? ये 31 मार्च को पोजीशन हमें गिवन है। 31 मार्च को क्या पोजीशन है? इस दिन जो एस्टिमेटेड रेट ऑफ डिपार्चर होता है, जिन एम्प्लॉयज़ की डेथ हो जाती है वो 2% है और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो छोड़कर चले जाते हैं वो 15 है। 31 मार्च 2009। अभी किसी ने ऑप्शन को लिया नहीं है, अभी कोई एक्सपेंडिचर हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो नॉर्मली हमारे पास एस्टिमेटेड एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लेफ्ट गिवन है जितने छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 31 मार्च 2010 को भी सेम हमें गिवन है कि एस्टिमेटेड एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर जो है वो 3% है और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो लेफ्ट है वो 10 है। पोजीशन जो 31 मार्च 2011 की है, तो ये जो डेट है वो वेस्टिंग डेट का एंड हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लेफ्ट, इस दिन 8 लोग छोड़कर चले गए और जो लोग अब एक्सरसाइज को ले सकते हैं, जिनको एंटाइटलमेंट है, जिनके पास अब राइट है, वो सिर्फ कितने रह गए? 492। तो 492 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो ऑप्शन को ले सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? 31 मार्च 2012 जब हमारी एक्सरसाइज डेट का एंड हो रहा है, उस दिन सिचुएशन हमारे सामने क्लियर है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सरसाइज द ऑप्शन, कितनों ने ऑप्शन को लिया? तो इसमें जो ऑप्शन लेने वाले थे वो सिर्फ 480 लोग थे। 12 एम्प्लॉयज़ ने ऑप्शन को लिया ही नहीं है, तो ये लैप्स हो रहा है। 10 एम्प्लॉयज़ हमारी ऑप्शन को नहीं ले रहे हैं, दैट मीन्स ये लैप्स है। तो अब जो आपको क्वेश्चन करना है उसके अंदर करना क्या है? कंप्यूट एक्सपेंस टू रिकॉग्नाइज इन ईच ईयर, कितना कितना एक्सपेंस हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कितना प्रोविज़न क्रिएट करेंगे, कितना स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करेंगे, दैट अमाउंट इज़ टू बी कंप्यूटेड। और इसके लिए भी 2 मेथड आपको यूज़ करने हैं। फर्स्ट वन इज़ फेयर वैल्यू मेथड एंड सेकेंड वन इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के क्वेश्चन ही करवाए थे, तो फेयर वैल्यू मेथड का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको इम्पोर्टेंट अकाउंट्स भी बनाने हैं बाय बोथ ऑफ द मेथड, दोनों मेथड का यूज़ करते हुए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फेयर वैल्यू मेथड की। देखो, जो फेयर वैल्यू मेथड है ये कौन सी डेट की बात करेंगे हम? 2008-9 ईयर के लिए। सबसे पहले तो आपको 2008-9 से जो हमारा वेस्टिंग पीरियड है इसके बाद देखना है कि कितना टाइम बचता है। 2008-9 ये वाले ईयर का एंड हो रहा है, तो हमारे पास वेस्टिंग टाइम तक 9-10 था और 10-11 था। इसका मतलब 2 ईयर्स हमारे पास अवेलेबल थे। 8-9 के बाद 2 ईयर का वेस्टिंग पीरियड था जिसमें ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जा सकता था। अब जब आप फेयर वैल्यू की बात करते, सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को कंप्यूट करना पड़ेगा। देखो, स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आपको गिवन है, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो 525 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 15 एम्प्लॉयज़ तो छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब जो एम्प्लॉयज़ बचते हैं वो 510 है। आपको यहाँ 9-10
और 10, 11 दोनों ईयर के लिए देखना होगा। ये कह रहे हैं अगर 9 की स्टार्टिंग में 5-10 एम्प्लॉयज़ हैं लेकिन एनुअल डिपार्चर 2% हो जाता है। एनुअल डिपार्चर का मतलब कि पुराने एम्प्लॉयज़ का 2% की डेथ हो जाती है। इसका मतलब अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में 5-10 का 98% ही बचेगा, क्योंकि एनुअल डिपार्चर है, 2% तो डिपार्टेड हो जाते हैं और अगले साल भी 98% का ही नंबर हमारे पास अवेलेबल होगा। तो आप पहले ये वाला नंबर कंप्यूट करोगे कि ये नंबर कितना आता है। 2% फर्स्ट ईयर में डिपार्चर हुआ, 2% ही सेकेंड ईयर में डिपार्चर होगा, तो मीन्स जो नंबर बचेगा एग्जैक्टली वो 2 साल के बाद 510 इंटू 98/100 इंटू 98/100, तो ये एम्प्लॉयज़ का नंबर है। अब ये नंबर हमने यहाँ पे ये कंप्यूट किया, ये तो एम्प्लॉयज़ का नंबर था और एक एम्प्लॉयज़ को हम 100 शेयर देते हैं। इसका मतलब जो शेयर एक्सपेक्टेड होगा, जिसकी वेस्टिंग हो सकती है अंडर द स्कीम फॉर 49,000 शेयर होल्डर, या टोटल जो शेयर्स हैं उनकी वेस्टिंग हो सकती हैं, वो ऑप्शंस हो सकती हैं कि उनकी एक्सरसाइज हो जाए। तो ये तो अब हमने नंबर ऑफ ऑप्शंस कंप्यूट किया। अब आपको फेयर वैल्यू भी कंप्यूट करनी पड़ेगी। जैसे इंट्रेंसिंग में आपका फॉर्मूला अलग होता है, यहाँ आप डायरेक्ट 49,000 को फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो अमाउंट आपको प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ेगा वो 14,70,000 का क्रिएट करना पड़ेगा। और ये प्रोविज़न आपको सिर्फ 1 साल में नहीं करना है, आपको ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में करना होगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, 3 ईयर तक का वेस्टिंग पीरियड था 2008-9 में, तो आप 3 सालों में इसको डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब हर बार जो आपको प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ेगा हर साल, वो 4,90,000 का होगा। 14,70,000 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जो ऑप्शन हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो 4,90,000 की है। ऐसे ही आपको सेकेंड ईयर में भी कंप्यूट करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में क्या बोला गया था, सेकेंड ईयर में जो बात हो रही थी, जो डिपार्चर का परसेंटेज है वो 3% है और जो एम्प्लॉय छोड़कर चले जाएंगे वो 10 होंगे। 10 लेफ्ट वाला केस है। दैट मीन्स इस ईयर में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, तो वो अलग सिचुएशन के लिए भी आपको नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो नंबर आप किस तरह से कंप्यूट करेंगे? देखो, लास्ट ईयर में जो नंबर हमारे पास अवेलेबल था पिछले साल, स्टार्टिंग में तो 525 था, इसमें से 15 एम्प्लॉयज़ तो पिछले साल ही छोड़कर चले गए थे और 10 एम्प्लॉयज़ ने इस साल छोड़ दिया। इसका मतलब जो एम्प्लॉयज़ बचेंगे वो 500 का बचेगा। और 9-10 से जो हमारा वेस्टिंग पीरियड है वो 10-11 तक का है। इसका मतलब सिर्फ 1 ईयर और हमारे पास अवेलेबल है। तो 1 ईयर में भी 3% का अगर डिपार्चर होता है तो 97% एम्प्लॉयज़ ही हमारे पास रह जाएंगे। तो अब आप इस नंबर को 97% से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ का नंबर आएगा। बट आपको सिर्फ एम्प्लॉयज़ के नंबर की ज़रूरत नहीं है, रादर आपको नंबर ऑफ़ ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट है। तो नंबर ऑफ़ ऑप्शंस कंप्यूट करने के लिए आप इस एम्प्लॉयज़ के नंबर को 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगी। ये 48,500 की ऑप्शंस हैं सेकेंड ईयर में, तो इतनी ऑप्शंस एक्सपेक्टेड है जिनकी एक्सरसाइज हो सकती है, जिनको एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं। अब आपको इसकी अगेन फेयर वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ेगी और फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन ऑप्शंस को हमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से फेयर वैल्यू आ जाएगी। अब जो वेस्टिंग पीरियड है वो 3 ईयर का है और जितने ईयर हमारे एक्सपायर्ड हो चुके हैं वो 2 ईयर है। 2 ईयर हमारे ख़त्म हो चुके हैं। मीन्स जो हमारा 14,70,000 का प्रोविज़न था, अब आप ये चेक करोगे कि अब तो हमें 14,50,000 के 55,000 के प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट है और वो आपको 2 ईयर में कवर करनी पड़ेगी। मीन्स आपने पूरा जो है 3 ईयर के लिए तो आपने ये पूरा का पूरा क्रिएट किया था, जो ये प्रोविज़न था 14,55,000 ये 3 ईयर का था, तो बचे हमारे पास 2 ईयर। तो आपको ये देखना है कि 2 ईयर में आपको कितना कवर करना है, 9,70,000। अब आप ये चेक करोगे कि ऑलरेडी आप कितना प्रोविज़न बना चुके हो। तो लास्ट ईयर में जो हमने प्रोविज़न बनाया था वो 4,90,000 का था। इसका मतलब इस टाइम पर जो प्रोविज़न बनाने की रिक्वायरमेंट है वो 4,80,000 है। जितना प्रोविज़न हमें क्रिएट करना पड़ेगा वो 4,80,000 का होगा। अब आप थर्ड ईयर की बात करते हैं, 10th 11th। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो है कितने एम्प्लॉयज़ हो रहे हैं,
अब आपके पास 8 एम्प्लॉयज़ लेफ्ट हैं, तो बचेंगे हमारे पास 492, क्योंकि अदरवाइज भी हम चेक करें इस ईयर से पहले जो एम्प्लॉयज़ थे, सबसे पहले हमारे पास 525 एम्प्लॉयज़ थे, 15 ने पहले साल छोड़ दिया, 10 ने अगले साल छोड़ दिया, तो बचे कितने 500। 500 से भी 8 लेफ्ट हो रहे हैं, तो अब कितने बचेंगे 492। तो 492 एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं लास्ट डेट को, वेस्टिंग वाली डेट को, कि जो हमारी ऑप्शन को ले सकते हैं। अब आपको 490 एम्प्लॉयज़ का ही प्रोविज़न कंप्यूट करना पड़ेगा। पहले तो आप 492 का नंबर कैलकुलेट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। ये नंबर आप कंप्यूट कैसे कर रहे हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर बार नंबर ऑफ शेयर। आप एक एम्प्लॉय को कितने शेयर दे रहे हो, तो इसके बेस पर आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगी। तो 492 एम्प्लॉय का नंबर है और 100 शेयर का नंबर है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 49,200 की ऑप्शंस हैं जो एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं। अब आपको इन ऑप्शंस की वैल्यू भी कंप्यूट करनी पड़ेगी, फेयर वैल्यू। तो वो कंप्यूट करने के लिए हम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑप्शंस की फेयर वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो फेयर वैल्यू है वो 3 इयर्स के लिए है, तो आपको अगेन ये चेक करना पड़ेगा कि 3 सालों के अंदर आपको सिर्फ यही फेयर वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी। आप ये चेक करेंगे कि आप ऑलरेडी कितना प्रोविज़न क्रिएट कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर में हमने 4,90,000 का प्रोविज़न क्रिएट किया था, सेकेंड ईयर में हमने 4,80,000 का प्रोविज़न क्रिएट किया था। इसका मतलब हम 9,70,000 का प्रोविज़न क्रिएट कर चुके हैं। तो इस 14,76,000 में से 9,70,000 का प्रोविज़न ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो और हमें कितना प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ेगा 5,06,000। अब हम लास्ट ईयर में आते हैं, जब एक्सरसाइज पीरियड है। एक्चुअल में क्या सिचुएशन थी, एक्चुअल में 12 एम्प्लॉयज़ ने नहीं लिया, तो सिर्फ 480 एम्प्लॉयज़ ने लिया। हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ बचे हुए हैं वो 492 है, जिसमें से 12 नहीं ले रहे हैं, तो लेने वाले एम्प्लॉयज़ कितने बचे 480। लेकिन हमने तो प्रोविज़न 492 का क्रिएट किया था, तो हमने 12 एम्प्लॉयज़ का प्रोविज़न ज़्यादा क्रिएट किया हुआ है। जब भी प्रोविज़न ज़्यादा क्रिएट होता है, तो आप उसका जो ज़्यादा प्रोविज़न क्रिएटेड है उस अमाउंट को जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर देते हो, या मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो मीन्स 12 एम्प्लॉयज़ का जो अमाउंट है प्रोविज़न की, वो आपको जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो वो अमाउंट भी आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी 12 एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वो करने के लिए पहले तो आप एम्प्लॉयज़ का नंबर निकालेंगे, 12 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर 1200 का बचा, और जो फेयर वैल्यू है वो 30 की है। तो ये जो अमाउंट है वैल्यू ऑफ ऑप्शन 1200 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 की आ जाती हैं। ये तो था कि फेयर वैल्यू में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू में भी आपको सेम वे से नंबर कंप्यूट करना है और उनकी जो वैल्यू है वो हमें कंप्यूट करनी है। तो तरीका वही रहेगा, सिर्फ अमाउंट अलग हो जाएगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी कैसे, मैंने आपको मेथड बताया था कि अगर हम मार्केट प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस को माइनस कर देते हैं तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। आपको क्वेश्चन के अंदर मार्केट प्राइस भी गिवन है और एक्सरसाइज प्राइस भी गिवन है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 24 होगा। चारों ईयर के लिए नंबर है वो आप सेम वे से कंप्यूट करेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए ये हम सेम ऑलरेडी कर आए हैं। 525 में से 15 लोग छोड़ के जा रहे हैं और 2% का एनुअल डिपार्चर है, तो 98% बचेगा। इसको 100 नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ गया। अब इस नंबर को आप 30 से मल्टीप्लाई ना करके इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो 11,76,000 का प्रोविज़न हमें कंप्यूट करना होगा। वेस्टिंग पीरियड पहले 3 ईयर का था, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे, इसका मतलब इसको 3 ईयर में हमें इतना इतना एलोकेट करना है। तो फर्स्ट ईयर में हम इतना प्रोविज़न क्रिएट कर देंगे। अब हम सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो सेकेंड ईयर में भी आपको मैं ये बता चुकी हूँ कि ये कैलकुलेशन कैसे होने वाली हैं। वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे 3 ईयर का वेस्टिंग पीरियड है, 2 ईयर एक्सपायर हो चुके हैं, तो आपको ये 3 ईयर वाली अमाउंट फिर आपको 2 ईयर में, इसमें अगर ये सारी 3 ईयर के लिए है तो आपको 2 ईयर के लिए कंप्यूट करनी पड़ेगी। इसका मतलब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 ईयर में आपको इतना प्रोविज़न क्रिएट कर लेना चाहिए था। अब आप कंपैरिजन करेंगे कि लास्ट ईयर में हमने कितना प्रोविज़न क्रिएट किया और कितने टोटल की रिक्वायरमेंट है, तो रिमेनिंग इस साल ये जो अमाउंट है 3,84,000 का, तो ये प्रोविज़न अब हमें क्रिएट करना होगा।
अब 2010-11 की सिचुएशन में क्या था कि हमें क्लियर हो गया था कि 492 लोग हमारी ऑप्शन को लेंगे, तो आप इसको सीधा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑप्शंस की वैल्यू आ जाती हैं। दैट मीन्स आपको 3 ईयर में इतना प्रोविज़न क्रिएट करना था। अगेन आप चेक करेंगे कि ऑलरेडी आप कितना प्रोविज़न क्रिएट कर आए हैं और कितने प्रोविज़न को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है। तो 11,80,800 का प्रोविज़न क्रिएट करना था, 7,76,000 का ऑलरेडी हो चुका है, तो 4,48,000 का प्रोविज़न और हमें क्रिएट करना होगा। तो ये है, सबसे पहले तो हमने कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो इसमें आपको मेन 2 अकाउंट बनाने हैं, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन अकाउंट एंड एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन अकाउंट, इसकी एंट्रीज तो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। जब हम एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ये क्रिएट करते हैं तो इसके लिए जो एंट्री पास करते हैं, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये हमने क्रिएट किया। इसके बाद ये जो कंपनसेशन एक्सपेंसेस है इसको हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करना होता है। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, तो ये 2 मेन एंट्रीज हम पास करते हैं। तो प्रोविज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर साल हमें कितना कितना प्रोविज़न क्रिएट करना है। फर्स्ट ईयर का प्रोविज़न जो क्रिएट होगा वो 4,90,000 का होगा। तो पहले प्रोविज़न क्रिएट करने की एंट्री, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो 4,90,000 का हो गया। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ भी कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंसेस 490 का हुआ। इसके बाद आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी हम सेम क्रिएट करेंगे। टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 4,80,000 और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L से हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। थर्ड ईयर में भी प्रोविज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कितना कितना हमें क्रिएट करना है और कितना कितना राइट ऑफ करना है। सेम इसी तरह का अकाउंट हम इंट्रिंसिक वैल्यू में भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ प्रोविज़न की अमाउंट अलग हो जाएगी। तो पहले साल 392 का प्रोविज़न क्रिएट हुआ, इतने का ही हमने राइट ऑफ कर दिया। सेकेंड ईयर में 384 का प्रोविज़न क्रिएट हुआ, इतनों को ही हमें राइट ऑफ कर दिया। थर्ड ईयर में 4048 का प्रोविज़न क्रिएट हुआ और इसी को ही हमने राइट ऑफ कर दिया। तो फर्स्ट अकाउंट तो इस तरह से हम दोनों मेथड में बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड अकाउंट की। सेकेंड अकाउंट में आप जो एंट्री पास कर रहे हैं वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट से रिलेटेड वो हो रही है, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसका मतलब आप फर्स्ट ईयर में यहाँ दिखा देंगे बाय एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 490 का प्रोविज़न था और एंड में ये बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रोट डाउन होगा, फिर यहाँ बाय एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन होगा। वेस्टिंग पीरियड में फिर से अगेन बाय बैलेंस ब्रोट डाउन और फिर जितना हमारा क्रिएट हुआ है और टू बैलेंस कैरी डाउन। लास्ट ईयर का ट्रीटमेंट मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसमें हमने कैसे करना है। सेम ऐसा ही जो है वेस्टिंग पीरियड तक का जो ट्रीटमेंट है वो हम इस तरह से कर लेंगे। इसमें बस अमाउंट आपकी अलग हो जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू वाले केस में। तो यहाँ पे बाय एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन 392 और टू बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन और टू बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन और टू बैलेंस कैरी डाउन। तो अगला अब हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। जब हमारा एक्सरसाइज पीरियड आया था तो इस ईयर में हमारे पास क्लैरिटी थी कि कितने लोग ऑप्शन को ले रहे हैं। तो ऑप्शन को लेने वाले जो लोग थे वो 480 थे। आप इसकी जो एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू हो जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये अमाउंट्स कहाँ से आएंगी, देखो 480 जो हमारे ये शेयर हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं, इसको सबसे पहले तो आप सबसे पहले तो बैंक अकाउंट के सामने जो अमाउंट है 480 शेयर को हम मल्टीप्लाई, एम्प्लॉयज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं एक्सरसाइज प्राइस के साथ और वो कितना है 125 का है। तो ये बैंक के सामने आएगा। उसके बाद टू शेयर कैपिटल के
फेस वैल्यू आती है, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की है, तो यहाँ पर आप 480 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोबारा से आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको कंप्यूट करना है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे आएगा? जब भी फेयर वैल्यू वाला केस होता है तो आप कंपैरिजन एक्सरसाइज प्राइस प्लस फेयर वैल्यू और फेस वैल्यू का करते हो सिक्योरिटी प्रीमियम निकालने के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज प्राइस 125 का है, फेयर वैल्यू 30 की है, इसका मतलब शेयर का प्राइस 150 का है, बट उसकी फेस वैल्यू 100 की है। दैट मीन्स जो प्रीमियम बनेगा वो 55 रुपीज़ का होगा। तो जब आप यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री पास करेंगे तो वहाँ आपको 480 को 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही है और प्रीमियम कंप्यूट करने के लिए 55 से मल्टीप्लाई करना है। बैंक अकाउंट 125 से डेबिट हुआ, कैपिटल अकाउंट 100 से क्रेडिट हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम 55 से क्रेडिट हुआ। दैट मीन्स जो 35 का है वो लॉस 30 रुपीज़ का लॉस बचेगा और लॉस हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। तो डेबिट क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। यहाँ पर आप 480 इंटू 100 इंटू 30 कर देंगे। तो इस तरह से आप अमाउंट को कंप्यूट करेंगे। और जब आप लास्ट ईयर के लिए अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उस केस में आपको करना क्या है? यहाँ पर ये बैंक अकाउंट नहीं आएगा, आप पुराने बैलेंसेस को ले आए हो। सबसे पहले तो हम जनरल रिजर्व, मैंने बताया था कि ये वाली एंट्री हम पास करेंगे, जिन्होंने ऑप्शन को नहीं लिया है तो जनरल रिजर्व हो जाएगा। आप यहाँ पर इनको अलग अलग दिखाने की बजाय, क्योंकि आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो आप इनका एक कॉमन अकाउंट ओपन करेंगे टू सन्ड्रीज। और यहाँ अमाउंट कितनी आएगी? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के सामने हमने 30 से मल्टीप्लाई किया था। एक्चुअल में जो एंट्री पास हुई थी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू, दो चीज़ें हैं, शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर 100 से और यहाँ 55 से हो रहा है, लेकिन इसके ऑपोजिट तो इतना हो ही नहीं सकता है। तो आप इन दोनों को हटाकर सिर्फ सन्ड्रीज का अकाउंट ओपन करेंगे और जो अमाउंट आप यहाँ पर दिखाएंगे 480 इंटू 100 और इंटू 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो टोटल है ये 36,000 और प्लस ये जो टोटल है वो इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये तो फर्स्ट मेथड में हमने ऐसा करना है। ऐसे ही सेकेंड मेथड में जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है, तो उसमें लास्ट ईयर में हम क्या करेंगे? अब यहाँ जो एंट्री होने वाली है, सबसे पहले तो हम बैलेंस हमने ब्रोट डाउन कर लिया है, बैलेंस हमारा ब्रोट डाउन हो चुका है, तो ये बैंक अकाउंट हम यहाँ शो नहीं करेंगे। आपने पहले तो जनरल रिजर्व वाला ट्रीटमेंट करना है। जिन्होंने लैप्स हुआ है, जिन्होंने हमारे उसको लिया ही नहीं है, हमारे ऑफ़र को लिया ही नहीं है, तो जिन लोगों ने लिया है उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? सबसे पहले बैंक अकाउंट में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 480 एम्प्लॉयज़ हैं, 100 की ऑप्शंस हैं और 125 का एक्सरसाइज प्राइस है। फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, फिर 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल के सामने आप पार वैल्यू लेते हैं, 480 इंटू 100 होगा। प्रीमियम कैसे आएगा? प्रीमियम में आप एक्सरसाइज प्राइस और जो हमारा मार्केट प्राइस है उसका आप कंपैरिजन करते हो। एक्सरसाइज प्राइस 125 का है और जो हमारा एक्सरसाइज प्राइस का नहीं, मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू का कंपैरिजन होता है। तो मार्केट प्राइस 149 की है, फेस वैल्यू 100 की है, दैट मीन्स 49 का सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ। तो यहाँ पर आपको 49 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो बचेगा वो हमारा लॉस होगा, वो हमारा आउटस्टैंडिंग जो शॉप है उससे वो हम राइट ऑफ करेंगे। तो 149 में से 125 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 24 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स ये जो कॉन्ट्रा इफेक्ट आ रहा है वो 24 के अगेंस्ट आ रहा है। आप यहाँ पर ये दोनों अलग अलग अकाउंट ओपन करने की बजाय अगेन आप एक सन्ड्रीज का अकाउंट ओपन करेंगे, तो सन्ड्रीज दिखाएंगे और अमाउंट आप कैसे दिखाएंगे? अमाउंट कंप्यूट करने के लिए 480 वर्कर है, 100 उनको हम शेयर दे रहे हैं और हमारा जो लॉस था वो कितना आया है? 24 रुपीज़ का है। तो आपको यहाँ पर वो वाली अमाउंट दिखानी है, ये सब आप शो नहीं करेंगे।
28,000 प्लस ये वाली अमाउंट, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो इस अमाउंट के इक्वल होगा। तो इस तरह से आप दोनों तरीके से वैल्यूज़ कंप्यूट कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।